अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सबको विजिबल है? यस सर। ओके ग्रेट। सो सीपीयू है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, आपको पढ़ना होता है। मेमोरी कैसे काम, मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, इस पे एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है। जनरली जो 10 नंबर के क्वेश्चन, जब पेपर आसान आपका आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहां पे मेमोरी पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है। तो मेमोरी में आप सिंपली रैम रैम लिखते हो, रोम लिखते हो, फिर उसमें वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, फिर रैम के टाइप्स डी रैम और एस रैम लिखते हो, और नॉन वोलेटाइल दिस वन रोम में ई प्रोम, यूबी प्रोम, ई प्रोम, ये सारी चीजें जितना भी आप चाहो वो लिख देते हो। जितना ज्यादा लिखोगे, अगर 10 नंबर का है तो उतना ही आप 10 के करीब जाओगे। 5 नंबर में भी पूछा जाता है, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। बाकी ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का, ये आप लोग जानते हैं कि सीपीयू के साथ मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं। ये हमारा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसर का। और कैसे, तो इसमें एक बात समझना है कि जब हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इनसाइड होता है, और ये सारी चीजें जो होती हैं वो अलग से कनेक्ट करनी होती हैं। और कंट्रोलर में ये सारा कुछ इनसाइड होता है। ये दोनों के डिफरेंस लिखा जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। इसके बाद एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, कंट्रोल बस क्या है, ये पूछा जाता है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, ये आपको बताना होता है। एड्रेस बस कैसे काम करता है, डेटा बस क्या काम करता है, और कंट्रोल बस क्या काम करता है, ये सब ऑलरेडी क्लास में हम लोग कर चुके हैं। एड्रेस बस सिंपली मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। डेटा बस में डेटा दोनों तरफ मूव करना चाहिए, इसलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। कंट्रोल बस जो है वो हाइब्रिड मोड में होता है, कभी वो वन सिंगल साइडेड होता है, कभी डबल साइडेड होता है, इसलिए पार्टिकुलरली इसको हम लोग किसी यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल में नहीं रखते हैं। देन डेटा बस और क्या काम करता है, ये सारी चीज जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। किसी भी प्रोसेसर में अगर क्या हुआ सर, कंट्रोल बस का यूज सर। कंट्रोल बस का यूज होता है कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए, जैसे टाइम एंड कंट्रोल। मान लो कि 7-8 ब्लॉक्स जो बने होते हैं, या बहुत सारे जो ब्लॉक्स बने होते हैं, वो एक साथ कैसे सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे, उनके लिए हम लोग कंट्रोल बस का इस्तेमाल करते हैं। इसको सिंपली ऐसे समझो कि सपोज दैट जो हमारा मेल वगैरह है, तो क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वाया मेल ही तो जाता है, या इसी तरीके से कोई एक पाथ बना रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे मान लो कि एक पर्सन है जो एंटर किया, और सपोज दैट अपने कॉलेज को ही ले लो, तो वहां कॉलेज में रूल बना और उसमें बताया गया कि सारी क्लासेज में जा करके और ये बता देना है कि इस टाइम पे क्लास चलेगी। सपोज दैट कि वहां पे कोई ईमेल नहीं चल रहा है, तो एक आदमी को हम एक पाथ से भेजते हैं, तो क्या करेगा, बार बार जाएगा अलग अलग लोकेशन पे और वहां पे वो सारी चीजें बताएगा। या फिर कई सारे ब्लॉक्स जब एक साथ काम कराना है, तो कब कौन सा बस का कब कौन सा ब्लॉक काम करेगा, उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, उस ब्लॉक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि कब कौन से सीक्वेंस में उसे काम करना है, उसके लिए हमें एक अलग पाथ क्रिएट करना होता है, और उसको हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं। बस का मतलब ये हो गया बंचेज ऑफ वायर्स। देन सीपीयू का सर, ये जब ब्लॉक्स की बात कर रहे थे, माइक्रो ऑपरेशंस की बात कर रहे थे आप? माइक्रो ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे देखो, मान लो कि कोई भी ब्लॉक कंट्रोलर है, तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है ना। यस सर। तो क्या होगा कि एक जगह टाइम एंड कंट्रोल यूनिट होता है। टाइम एंड कंट्रोल क्या है, ये बताता है कि अलग अलग ब्लॉक्स कब कब काम करेंगे, है ना। जैसे मान लो यस सर। क्योंकि ये डिजिटल कंपोनेंट्स है ना, और उसमें भी सीक्वेंशियल हैं, तो इनको ये बताना पड़ेगा ना कि ये कब, जैसे सपोज दैट कि हम एक फंक्शन इससे परफॉर्म करा रहे हैं, दूसरा इससे, तीसरा इससे, समझ गया सर। कई बार इसको इसको एक साथ काम कराना होगा, तो इसको दोनों को इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी पड़ेगी ना।
यस सर, तो यस सर। इस केस में ये जो लाइन होती है कंट्रोल बस कहलाती है। ठीक है, इसका कोई और पर्पज नहीं है, सिर्फ कब काम होगा, कैसे होगा, सीक्वेंस और प्रोसेस और इसका कंट्रोल की कब काम जो है वो बंद कर देना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ओके बस सर। का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसर में स्टोरेज पर्पज से। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी हो सकता है। रजिस्टर में जितना आप लिख सको उतना लिख सकते हो, कि सिंपली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं और उन रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रोसेसर या कंट्रोलर में या दो पर्पज से, या तो उसको परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल परमानेंट का मतलब कि डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होगा। तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो भी रजिस्टर इस्तेमाल होगा वो यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता है प्रोग्राम करने के लिए। सिर्फ कौन कौन से रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, जैसे रजिस्टर ए है एक्यूमुलेटर होता है, देन बी होता है 8085 में, और बाकी सी डी ई ऐसे बी सी डी ई एच एल होता है तो वो 8085 में होता है। बट 8051 के केस में एक बार फिर से बताऊं कि ए बी इसके बाद सीधे सीधे हो जाता है हमारा R1 R2 R3 R4, मतलब R0 से लेकर के और R7 तक का हो जाता है, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसको नहीं याद रखना है, ये जस्ट पार्ट बता रहा है कि कैसे कैसे कनेक्टेड होता है। एएलयू क्या होता है ऑलरेडी आप जानते होंगे आप लोग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर एंड और या नॉट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, एएलयू सिर्फ वही काम करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इवेंट्स को या प्रोग्राम को काउंट करता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मान लो 100 लाइन लिखी हुई है, तो पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा एंड लास्ट वन कौन सा होगा। तो ये इवेंट को काउंट करता है ना। या कौन इवेंट काउंटर इसको बोलते हैं, या फिर लाइन काउंटर भी बोलते हैं, या प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ये प्रोग्राम के सीक्वेंस को बताता है कि किस सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और प्रोग्राम काउंटर होता कितने बिट का है, 16 बिट रजिस्टर होता है। तो ये कैसे काम करता है समझ लो। जैसे मान लीजिए कि पहला हमारा इंस्ट्रक्शन है और इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसका मेमोरी लोकेशन ये यहाँ पे रहेगा। सपोज दैट दूसरा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो किसी और लोकेशन पे है। सपोज पहला 0000 पे था, दूसरा 3050 पे था। लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम है कि पहले इंस्ट्रक्शन के बाद सीधे सीधे ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो किसी और लोकेशन पे, इसके जस्ट वाला बाद वाला ना हो। तो प्रोग्राम काउंटर में जो लोकेशन लोड होगा वो ये वाला होगा, है ना। तो प्रोग्राम काउंटर सिंपली ये बताता है, जैसे मान लो कि मैं पर्सन को किसी को बुला रहा हूं और कह रहा हूं कि चलिए आप आ जाइए फर्स्ट बेंच वाले, तो फर्स्ट बेंच आया। फिर उसके बाद मैं किसी को बोलता हूं चलिए 8th नंबर वाले नंबर के बेंच के स्टूडेंट आ जाएं, तो फर्स्ट के बाद सीधे मैं 8 पे चला गया, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ दिया। तो इस तरीके से भी प्रोग्राम काउंटर काम करता है। और चूंकि ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस को कंटेन करता है, इसलिए इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। जो प्रोग्राम काउंटर एक स्टोरेज डिवाइस भी होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। देन इंस्ट्रक्शन डेकोडर होता है, ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, ये क्यों इस्तेमाल होगा। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा ऐड ए बी, तो ऐड ए बी जो मैंने लिखा तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा या निमोनिक्स में लिखा, इसको कन्वर्ट करता है ये हेक्स में, मान लो 32H इसके लिए कोड है, और इसको फिर ये चेंज करता है 0011 और 0010 में। तो ये डिकोडर क्या करता है, इसको डिकोड करता है इसको, और बताता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें एडिशन फंक्शन परफॉर्म करना होता है। और ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, ये इसको डिकोड करने के बाद टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को बता देता है कि भाई अब ये नंबर एडिशन के लिए इस्तेमाल होगा, और तब इसके टाइम एंड कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा
कि रजिस्टर ए और रजिस्टर बी इस्तेमाल होने वाले हैं। इस तरीके से ये डिकोड हो जाता है। इसके बाद ये सब छोड़ दो, आपके काम का नहीं है, ये आगे पढ़ना ही है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बेसिक स्टार्ट होगा यहाँ से। डिफरेंस लिखना आएगा प्रोसेसर कंट्रोलर में। तो प्रोसेसर में कोई भी रैम नहीं होता, कोई रोम नहीं होता, कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होता, मींस कि इनबिल्ट नहीं होता है ना। लेकिन जब इसको प्रोसेसर लगा के कंप्यूटर या लैपटॉप आप बनाओगे तो आपको एक्सटर्नली सब कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। और किसके थ्रू? एक सर्किट का सिस्टम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड पे ये सारे कंपोनेंट्स रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमें अलग अलग आईसी और अलग अलग इंटरफेसिंग आईसी के साथ लगाना होता है। कंट्रोलर में एक आईसी होती है जो सब कुछ उसमें इनबिल्ट होता है। सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, टाइमर होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एक ही आईसी पे। इसीलिए ये कॉम्पैक्ट होता है कंट्रोलर। और प्रोसेसर जो होता है वो कॉम्पैक्ट ना होकर बकी होता है और इसके साथ अलग पेरिफेरल्स जोड़ने पड़ते हैं। एक और खासियत, कंट्रोलर चूंकि सिंगल चिप में आता है इसलिए ये एज कंपेयर टू दिस वन सस्ता भी होता है, अगर ये स्पेशलाइज्ड यूज के लिए नहीं बनाया गया होगा तो। ठीक है, इसमें फॉल्ट कम आता है क्योंकि ये इनबिल्ट होता है, सब कुछ इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो आप दोनों लिख दोगे, 5-5 अगर पॉइंट लिख देते हो, देन यू विल गेट एटलीस्ट 5 मार्क। ये दोनों आर्किटेक्चर आप फॉर्मेट ड्रॉ कर देना। ये है हमारा जनरल पर्पज प्रोसेसर का, इसमें सब बाहर से जोड़ा गया है और ये एक ही ब्लॉक है और जिसमें सब कुछ इनसाइड है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर दोगे तो बस समझो कि आपका काम हो गया। यही कहानी जो वहां बताया है अलग, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब एम्बेडेड प्रोडक्ट्स, तो कोई भी कंट्रोलर जब हम किसी भी डिवाइस में किसी भी प्रोडक्ट में लगा देते हैं जिसका एक सिंगल टास्क होता है तो उसको हम लोग एम्बेडेड प्रोडक्ट कहते हैं। जब कोई कंट्रोलर, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि वो सिंगल टास्क, एक ही टास्क परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग एम्बेडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है और इसी से बना है एम्बेडेड सिस्टम। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइसेस के साथ पढ़ा रहा हूँ। लाइक जैसे मान लो मैंने एक पेन टैब लिया हुआ है, तो ये हमारा पेन टैब जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है और सिंगल टास्क है कि मैं इसको पॉइंट करके और ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे फिर माउस रखा है, माउस का सिंपल काम है कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होगा और क्लिक के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं चाहूं तो पेन टैब से कोई और काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता कि प्रिंट कर लूं, है ना। तो एम्बेडेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सिंगल टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर वो होते हैं जो बहुत सारे टास्क को अकॉर्डिंग टू द गिवन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इस्तेमाल, कई बार एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलर पूछ लिया जाता है प्रोग्राम में। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर के साथ लिखना होगा एंड देन राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सारी चीजें लिख देना। अप्लायंसेज में इंटरकॉम डिवाइसेज, टेलीफोन, होम कंप्यूटर, टीवी, जो भी आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें देखना है कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है या स्विच से काम करता है। अगर स्विच से काम करके और कुछ देर तक वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो एम्बेडेड सिस्टम का एक एग्जांपल होगा, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोलर जरूर लगा होगा। ठीक है, और जो सिंपल स्विच बेस हो वो हमारा कंट्रोलर के बिना होगा, तो उसको छाट के जितना आप लिखना चाहो एप्लीकेशन में लिख दोगे, वो सारा कुछ जो है वो अप्लाई हो जाएगा और नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद है, ये छोड़िए आप, 8 बिट कंट्रोलर, कंपनियों का नाम
आप ये आ जाता है इवोल्यूशन लिखने में, हिस्ट्री तो लिख देना। मोटरोला ने बनाया 6811, इंटेल ने बनाया, जाइलॉग ने बनाया, माइक्रोचिप ने PIC बनाया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ही याद रखना है कि 1971 में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था 4004, और इसके बाद आया था 4040, फिर आया 8080। तो पहले बार प्रोसेसर डेवलप हुआ और फिर 1973 के करीब से कंट्रोलर बनना शुरू हो गया था। ये दिमाग में बस रखना है आपको, और यहीं से आप इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर या हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कंपनियों का 2-4 नाम लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। कैसे चुनते हैं कंट्रोलर को, ये भी पूछा जाता है कि हाउ यू कैन चूज द माइक्रो कंट्रोलर फॉर एनी एप्लीकेशन। तो इसमें ये स्पीड होता है। स्पीड का मतलब होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS जिसको बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग में किस तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, स्टील पैकेजिंग होती है, या फिर ड्यूअल इनलाइन पैकेज होता है, या फिर सर्कुलर पैकेज होता है, क्वाड पैकेज। ड्यूअल इनलाइन क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें सेम इस लाइन के सामने दूसरी लाइन ड्रॉ होती है, ये ड्यूअल इनलाइन होती है। और सर्कुलर में इस तरीके का होगा और इस तरीके का, इस पे पिन सारे बने होंगे जिसको माउंट किया जाता है। तो इस पैकेजिंग के अनुसार चुन सकते हैं। दूसरी बात, कहाँ इस्तेमाल करना है। सपोज दैट किसी समुद्री इलाका में, ओशियनिक एरिया में यूज करना है, तो वहां हमें ऐसा पैकेज इस्तेमाल करना होगा जो हमारा किस तरीके, जो उस एनवायरनमेंट में सुटेबल हो। देन पावर कंजम्पशन, सबसे कम पावर जो ले उसको इस्तेमाल करें। रैम और रोम की रिक्वायरमेंट कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप एक कोई टॉय या कोई खिलौना है, कार है, डिजाइन करना चाहे उसमें, और कोई एक बड़ा डिवाइस डिजाइन करना, उसमें अंतर होगा। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिंस, कि कंट्रोलर से आपको कितने डिवाइसेस कनेक्ट करने होंगे। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल होगा। दूसरा, हाउ इजी टू अपग्रेड टू हायर वर्जन, कि अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो क्या इसको अपग्रेड कर सकते हैं या पूरा हटाना पड़ेगा, इस पे भी देखा जाता है। और फिर लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये हो गया कि एक हम मान लो कि कोई टॉय बनाना चाहते हैं 20 रुपए में, तो ये देखेंगे कि क्या हमारे 2 रुपए में कोई कंट्रोलर अवेलेबल है। अगर होगा तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो हम 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां 20,000 25,000 तक का भी कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। इसके बाद सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम चुनते हैं। देन कंपनियां कौन सी, तो इंटेल, एटमेल, फिलिप्स, AMD, इन्फिनियन, मेट्रा, डलास, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद 8051 के फीचर्स लिखने के लिए आता है। फीचर्स में आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कि ये 8 बिट का होता है। ठीक है जी, मींस कितना भी डेटा हो इसको ये ब्रेक करेगा 8 बिट में और तब काम करेगा। इस पे रैम इनबिल्ट कितना होगा, तो 128 बाइट्स ऑफ रैम होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डेफिनेटली। हमें एक्सटर्नल जो है वो हम रैम लगा करके और इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज 128 बाइट में अगर हमारा काम चल रहा हो तो हम बाय डिफॉल्ट इतना 4K बाइट का ऑन चिप रोम होता है जो हम इस पे इनबिल्ट होता है 8051A पे। टाइमर होते हैं 2, टाइमर 0 और टाइमर 1। ठीक है, 2 होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस्तेमाल करते हैं जनरली टाइम एंड इवेंट कंट्रोल के लिए, या फिर हमें वेट स्टेट या फिर अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे ये टाइमर सेट किया जाता है। इसके बाद सीरियल पोर्ट एक होता है इसमें, जो 0101 इस टाइप का अगर कोई डेटा है तो सीरियली उसको हम 1 बाइट एक साथ आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो रिसीव करें या ट्रांसमिट कर सकते हैं। उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें चार इनपुट पोर्ट्स होते हैं, दैट इज पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, और हर पोर्ट में 8 पॉइंट होते हैं। तो मान लो हम पोर्ट 1 P1 की बात करते हैं तो इसमें कितने होंगे, 8 पॉइंट P1.0 से लेकर के P1.7 तक का होगा। 8 लाइन्स होती हैं जो आगे हमें देखने को मिलेगा। अभी ये आर्किटेक्चर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। यही वाला आर्किटेक्चर ड्रॉ करना। कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये की कि इससे जो बहुत कन्वर्सन आर्किटेक्चर है उसको ड्रॉ किया, तो उसको ड्रॉ करने से बचना है। इसमें क्या है समझ लेना है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ALU आपका रह जाता है और बाकी जो ALU ही रह जाएगा। इसके साथ हमें एक जोड़ना होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर वाला स्ट्रक्चर जुड़ता है, और ये ऑसिलेटर क्या करता है, तो कंट्रोलर को क्लॉक प्रोवाइड करता है। क्लॉक क्यों प्रोवाइड करता है, बिकॉज 8051 जो है वो सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट के बेस्ड होगा, तो इसको क्लॉक जरूर ही देना होगा, बिना क्लॉक के ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर से देते हैं, और यही जब फ्रीक्वेंसी इसको देते हैं या क्लॉक देते हैं तो ये बाकी डिवाइसेज जो है उन तक सिंक्रोनाइजेशन बना के रखता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्लॉक नहीं दें तो मान लो हम क्लॉक ऐसे नहीं देते हैं तो क्या होगा ये समझना है। तो मान लो कि हमें इसको किसी पार्टिकुलर सपोज दैट कि 1.3 सेकेंड के बाद इसको अगर इस ब्लॉक को रन कराना है, अगर हम क्लॉक नहीं देते हैं तो इसको पता नहीं कर सकते। मान लो कि हमारा 1.35 किसी पार्टिकुलर इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बताने के लिए हमें ये क्लॉक की रिक्वायरमेंट है ना। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी है पूरे कंट्रोलर या प्रोसेसर सिस्टम में। सेकेंड थिंग दूसरा होता है इंटरप्ट कंट्रोल। बहुत अलग अलग टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। तो इंटरप्ट कंट्रोल, बहुत इंटरप्ट जो आते हैं उनको कंट्रोल करता है, और कौन सबसे ज्यादा जरूरी है उसको प्रोवाइड करता है कंट्रोलर को, ठीक है। इंटरप्शन या डिस्टरबेंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है जी। ऑन चिप रोम ये जुड़ा रहता है इससे, ऑन चिप रैम जुड़ा रहता है, टाइमर 0 टाइमर 1। फिर यहाँ पे नीचे वाले साइड बस कंट्रोल, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट, ठीक है। अब याद रखने के लिए एक बता दूं क्या करना है। वो सारे डिवाइसेज जो एक्सटर्नली हमें कंपोनेंट जो एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं या जिनके साथ हमें कोई कनेक्शन करना होता है वो नीचे वाली साइड रहते हैं, ठीक है, ये वाले। और जिनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है ये सब हमारे ऊपर रहते हैं, रोम, रैम और टाइमर और इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोलर को यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो। CPU को चलाने के लिए हमें ऑसिलेटर की जरूरत होती है। इस तरीके से आप याद रख लो। 4 4 8 एक 9 ब्लॉक होंगे 8051 में। इस 1 से आप 9 बना लेना, ये याद रहेगा, ठीक है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम है इसलिए। देन ये अलग अलग वर्जन्स हैं, इनको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से बाहर की बात है, ये भी नहीं पढ़ना है। OTP अगर पूछ दे क्या होता है तो ये बस आप बता सकते हो कि वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन होता है 8051 को, यानी कि ये इसलिए आता है कि ऐसे सिस्टम जहां पे एक बार प्रोग्राम बर्न करने के बाद कभी उसको एरेज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन इस्तेमाल होता है। ये बस एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो फिर ये डिस्ट्रॉय ही करना पड़ता है, इसको एरेज नहीं किया जा सकता है, ये सस्ता होता है। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करते हैं ये देखना है। जनरली किसी भी रजिस्टर के ये कंपोनेंट हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D7। चूंकि हमें 8 बिट ही रजिस्टर की बात करनी है बिकॉज 8051 इज ऑफ 8 बिट, ठीक है।
इसलिए 8 बिट रजिस्टर ही इस्तेमाल होगा। कौन कौन से रजिस्टर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं? तो रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, देन R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 होगा। अब देखिए एक्यूमुलेटर जो है और रजिस्टर बी, तो ये आप समझ रहे हो, बट R0 और R7 का जो सेट होता है ये 4 सेट होते हैं। और 4 सेट कैसे होता है? तो एक सेट में 4 रजिस्टर ये वाले होते हैं, जिसे रजिस्टर बैंक बोलते हैं इसको। तो RB0, RB1, RB2, RB3, एक 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। और हर रजिस्टर बैंक में जैसे RB0 है तो इसमें R0 से लेके R7 तक रहेगा, फिर RB1 में 8 रहेंगे, RB2 में 8 रहेंगे और RB3 में 8 रहेंगे। तो एक्यूमुलेटर देन बी, देन 8 into 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा। डेटा पॉइंटर, ये प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर जो है वो 16 बिट के रहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर काम क्या करता है? इवेंट काउंट करना या किस कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसके मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर